नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इन दिनों आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों, कुछ नेताओं ने लगातार ये बयान दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े का बयान बहुत पहले आ चुका था, ज्योति मिर्धा का बयान आया, राजस्थान में प्रत्याशी थी, लल्लू सिंह का बयान आया जो अयोध्या में प्रत्याशी थे, और सबसे बाद में अरुण गोविल का बयान आ गया जो राम की भूमिका निभा चुके हैं और मेरठ में प्रत्याशी थे। इन सब लोगों ने यह कहा कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। अब जब संविधान बदलने की बात चली तो पूरे देश में एक परसेप्शन गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसके चलते संविधान बदलना चाहती है। अब यह परसेप्शन बड़ा खतरनाक है। इस परसेप्शन के बाद चुनाव में बहुत नुकसान हो सकता है। तो प्रधानमंत्री महोदय का पहले बयान आया कि अब डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता है, बल्कि वो यहां तक चले गए कि मुझे 400 पार इसलिए चाहिए। 400 पार की तो अब वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा जीतना इसलिए जरूरी है ताकि संविधान और आरक्षण बचा रह सके। यानी खुद को वो संविधान और आरक्षण के बचाने वाले, उसके उद्धारक के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को बचाने के लिए आगे कौन आया? बीजेपी पार्टी का जो पितृ संगठन है आरएसएस, जो उसका फादर ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत सामने आए। उनका एक बयान आता है, वीडियो आता है छोटा सा, और वो वायरल हो जाता है। पहले वो वीडियो सुन लीजिए। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। तो मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि आरएसएस जब से बना है तब से लेकर अभी तक आरक्षण का, संविधान अनुसार आरक्षण का समर्थन करता है। अब दिक्कत यह है कि मोहन भागवत साहब भूल जाते हैं कि आरएसएस का लिखा किया सारा कुछ उपलब्ध है, कहीं गायब नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पे जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, जो लोग आरएसएस के राइटर्स की या आरएसएस के जो सरसंघचालक थे उनकी लिखी हुई किताबें भी नहीं पढ़ते हैं, उनको तो इस बात पे भरोसा हो जाएगा। लेकिन हमारे जैसे लोग जो आरएसएस पे रिसर्च करते हैं, जिनके पास आरएसएस के ऊपर लिखी हुई और आरएसएस के लोगों द्वारा लिखी हुई किताबें भी हैं, उनके लिए यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा इतिहास से। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स एमएस गोलवरकर, माधव सदाशिवराव गोलवरकर के भाषणों, विचारों और उनके जो कुछ इंटरव्यूज हैं उन सब का संकलन है। इसको हिंदी में विचार नवनीत के नाम से छापा गया है। और यह किताब किसी ऐसे प्रकाशक ने भी नहीं छापी है कि आप कोई शक कर सकें। इसको साहित्य सिंधु प्रकाशन ने छापा है, जिसको आरएसएस का अपना प्रकाशन माना जाता है। आरएसएस के लीडर्स की किताबें यहीं से आती रही हैं। अब इस किताब में पेज नंबर 356 पे आरएसएस के सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवरकर का कहा हुआ कुछ है जो मैं पढ़ दे रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ता चला जाता हूं। यह चैप्टर 28 है, जिसका शीर्षक है अनटचेबिलिटी, द कर्स एंड द क्योर। अछूत समस्या, अभिशाप और उसका इलाज। और इसी में एक सब हेडिंग है सेट न्यू क्राइटेरिया। इसमें वो कहते हैं, इट गोज विदाउट सेइंग दैट if anyone is suffering from any disability, social or political, on account of what is called caste, that must be removed completely. बहुत अच्छा सेंटेंस है। अगर वो कहते हैं कि जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। लेकिन आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैड इनवाइसेस द स्पेशल प्रिविलेज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट for 10 years from the day we became a republic in 1950. वही झूठ दोहराते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन दिया था वो 1950 में संविधान के लागू होने के बाद केवल 10 साल के लिए दिया था। मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, पहले इनकी बात सुन लीजिए। बट इट इज गोइंग ऑन, लेकिन ये अब भी चला आ रहा है। बीइंग एक्सटेंडेड, बढ़ाया जा रहा है। Continued special privilege on the basis of caste only is bound to create vested interest in them in remaining as a separate entity.
अगर जाति के आधार पर उनको विशेष सुविधा दी जाती रहेगी तो वो उनके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा करेगा, जिससे वो एक अलग समुदाय के रूप में, अलग पहचान के रूप में लगातार बने रहना चाहेंगे। दैट वुड हार्म देयर इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। ये बाकी समाज के साथ उनके इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचाएगा। There are persons who are in the real bad circumstances in all sections of society. There is no caste which is without its own poor, the needy and destitute. It would therefore be proper that the privilege should be based on economic conditions of the people. यानी वो कहना चाहते हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और इसके बाद लगभग धमकी के स्वर में क्या कहते हैं? This will ease out matters and heart burning among others that the so-called Harijans alone are enjoying privilege will also be removed. लोगों के दिल में ये जो आग लगी रहती है, ये जो जलन लगी रहती है कि हरिजन अकेले सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, इसको भी हटाया जा सकेगा। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक थे, MS गोलवरकर, माधव राव, सदाशिव राव गोलवरकर, जिनको आरएसएस का सबसे बड़ा आइडियोलॉग कहा जाता है, जो सबसे लंबे समय तक संघ के सरसंघ चालक रहे हैं, वो गोलवरकर कह रहे हैं 3 बातें। पहली बात कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया था। झूठ, बिल्कुल झूठ है ये। आप जाकर संविधान सभा की बहसें पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 10 साल का मामला था, ये सिर्फ और सिर्फ संसद और विधानसभा के अंदर जो दलितों और आदिवासियों को आरक्षण मिला हुआ है, यानी चुनाव के लिए जो सीटें दलितों और आदिवासियों के लिए रिजर्व है, उसके लिए बात थी कि 10 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। 10 साल के लिए अभी दिया जा रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर ये 10 साल वाली लिमिट के पक्ष में नहीं थे। वो पूरी बात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर आरक्षण, जो 10 साल वाला आरक्षण था, संसद और विधानसभा के अंदर उसमें कहा है। उन्होंने कहा है कि 1935 में जाकर दलितों को यह अधिकार मिला, जबकि मुसलमानों को बहुत पहले से मिल चुका था, ईसाइयों को मिल चुका था, और अभी केवल 1948 में हम हैं, 13 साल हुआ और आप 10 साल बाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ज्यादातर सदस्य जो हैं वो ये चाहते हैं, इसलिए मैं इसको मान लेता हूं। इसमें एक विद्वान को कोट करते हुए वो कहते हैं कि बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ी सभ्यताएं तब बनती हैं जब लोगों के दिल बड़े होते हैं। और एक सवाल के जवाब में तुरंत कहते हैं कि आदिवासियों के लिए तो मैं तुरंत इसे और समय तक बढ़ाए जाने के पक्ष में हूं। तो पहली बात तो यह कि यह 10 साल का जो रिजर्वेशन था, जो 10 साल की बात थी, वो नौकरियों में और शिक्षा में, एजुकेशन के मामले में नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ संसद और विधानसभा के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है उस पर थी। यानी गोलवलकर या तो जानते नहीं थे या जानते बूझते हुए झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब केवल दलितों को आरक्षण मिलता है तो दूसरी जातियों में जो गरीब लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है। गोलवरकर साहब और आरएसएस जो है वो ये दोनों बातें बार बार दोहराता रहता है, दोनों गलत हैं। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं थी। गरीबी हटाने के लिए संविधान के अंदर अलग अलग सरकारों ने संविधान के अंदर दिए हुए प्रावधानों के तहत अलग अलग योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो 5 किलो राशन की आज की योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं जो पहले लागू की गई हैं, मनरेगा की गई हैं। ये सारी गरीबी हटाने के लिए हैं। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। आरक्षण इसलिए होता है ताकि वो समाज के विभिन्न स्तर पर नौकरियों में और बाकी चीजों में रिप्रेजेंटेशन पा सकें, प्रतिनिधित्व पा सकें। अगर सरकारी नौकरी में सारे के सारे ऊंची तथाकथित ऊंची जाति के लोग रहेंगे तो यह माना जा सकता है कि वो दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आदिवासियों के प्रति कोई बहुत उदार दृष्टि रखें। यह जरूरी नहीं है। इसीलिए सरकारी पदों पर आरक्षण होता है ताकि वहां दलितों का भी उचित रिप्रेजेंटेशन हो सके, आदिवासियों का हो सके, पिछड़ों का हो सके। ये सारा कुछ है।
ये दोनों झूठ गोलवरकर साहब के बोले हुए कि 10 साल का रिजर्वेशन है और गरीबी हटाने के लिए रिजर्वेशन है, आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोग और खासतौर पर उस तरह की विचारधारा के लोग बार बार अलग अलग जगह कहते रहते हैं। मैं आगे कोट करूंगा। और आखिरी बात जो कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन जाति की जगह आर्थिक आधार पर मिलने लगेगा तो बाकी लोगों के मन में जो चिढ़ है दलितों के प्रति, जो आग लगी हुई है, वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कम हो जाएगी। एक बात बताइए, जब समाज के अंदर आरक्षण नहीं था, आजादी के पहले जब आरक्षण नहीं था, 1935 के पहले जब किसी तरह का आरक्षण नहीं था, तब क्या तथाकथित ऊंची जातियों के लोग दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, पिछड़ों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे? क्या आरक्षण की वजह से ये हार्ट बर्न पैदा हुआ है? हार्ट बर्न तो इसलिए पैदा हुआ है कि जो कल तक आपके यहां काम करते थे, जो कल तक आपकी डांट पर जवाब नहीं देते थे, जिनको जब चाहे आप पीट सकते थे, जिनसे जितनी चाहे उतनी मजदूरी करवा सकते थे, आज उनके पास शिक्षा की, नौकरी की ताकत आ गई है, तो आपकी आंख से आंख मिलाकर बोल भी रहे हैं, पढ़ने में भी आपसे आगे जा रहे हैं और नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो ये जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आरएसएस संविधान सम्मत आरक्षण के कभी भी खिलाफ नहीं रहा है, मैं 1948 वगैरह में जो पांजन्य में छपता था, पांजन्य तो बाद में आया, अंग्रेजी में जो ऑर्गेनाइजर में जो छपता था, जिसमें मनुस्मृति को संविधान बनाने की मांग की गई और बाकी सारी चीजें, तो अभी कहीं नहीं रहा हूं। अभी तो सीधे गोलवरकर जी के श्रीमुख से निकला हुआ जो शब्द है, जो आरएसएस के एक प्रकाशन, साहित्य सिंधु प्रकाशन से बंच ऑफ थॉट्स के नाम से प्रकाशित है, उसके पेज नंबर 356 पर जो उन्होंने लिखा है, वो शब्दशः आपको बता रहा हूं और वही ये साबित कर दे रहा है कि मोहन भागवत साहब जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। वैसे 356 नंबर पेज से पहले 344 नंबर पेज भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर वो मनुस्मृति की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो 4 वर्णों की व्यवस्था के बारे में बात करता है, जो दलितों को बहुत निचले पायदान पर रखने की बात करता है। गोलवरकर साहब उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं पेज नंबर 344 पे। बहुत सारी जगहों पे समर्थन है, लेकिन मैं इस किताब पर अभी लिमिटेड हूं। जो किताब मेरे हाथ में है, इसके पेज नंबर 344 पर मनुस्मृति का समर्थन है और पेज नंबर 356 पर जातिगत आरक्षण खत्म करके उसको आर्थिक आधार पर लाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया गया है। वो झूठ ये है कि बाबा साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन की बात की थी। अब एक दूसरे बड़े इनके जो नेता हैं जिन्होंने हिंदुत्व की थ्योरी दी थी, विनायक दामोदर सावरकर, जिनकी बड़ी चर्चा होती है, मैं विनायक दामोदर सावरकर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू महासभा का अध्यक्ष होने के बाद जितने भाषण दिए हैं, वो सारे के सारे भाषण एक किताब के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र दर्शन। यह किताब सावरकर से जुड़ी हुई ओरिजिनल वेबसाइट savarkar.org पर भी आपको मिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की ई लाइब्रेरी में भी आपको मिल जाएगी। अभी मैं जहां से कोट कर रहा हूं वो savarkar.org से कोट कर रहा हूं। savarkar.org पर जाइए, हिंदू राष्ट्र दर्शन खोलिए और उसका पेज नंबर 102 खोलिए। पेज नंबर 102 पर 20 जून 1941 को भागलपुर में हिंदू महासभा के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए सावरकर कहते हैं कि सभी तरह की नियुक्तियों का आधार सिर्फ और सिर्फ योग्यता होगी। यानी जाति के आधार पर नियुक्ति की बात, नौकरियों में आरक्षण की बात की मुखालिफत करते हैं, मेरिट की बात करते हैं और कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। मेरिट को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके बाप प्रोफेसर हैं और एक बंदा है जिसके बाप घास काटते हैं। जिस तरह की ट्रेनिंग आपको मिलती है बचपन से, जब आप बोलने लायक होते हैं तभी से आपको पढ़ाने की कोशिशें होती हैं, हर तरह से आपको अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, अच्छे
टीचर्स के पास भेजा जाता है, आपके पिताजी के दोस्त यार सब पढ़े पढ़ाए लोग हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, घर में माहौल होता है, और वहीं आपका एक साथी है जो आपकी उम्र का है लेकिन उसके पिता खेतों में काम करते हैं, उसके माँ और पिता अनपढ़ हैं, उसके अड़ोस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में भेज सके, वो किसी गरीब स्कूल में या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दोनों के बीच में जब कंपटीशन होता है तो मेरिट की बात करना बेमानी है, क्योंकि मेरिट सिर्फ दिमाग से नहीं आती है, उस माहौल से भी आती है। और अगर हमारे समाज में सैकड़ों वर्षों से ऐसा माहौल रहा है कि लिखना पढ़ना कुछ जातियों के लिए ही आरक्षित कर दिया गया, मंदिर में आरक्षण हुआ ब्राह्मण के लिए, लेकिन खेतों में आरक्षण हो गया काम करने का दलित के लिए, नालियां साफ करने के लिए आरक्षण हो गया महादलित के लिए, तो ऐसे समाज में एक जैसी मेरिट नहीं डेवलप होगी। मेरिट एक जैसी तब डेवलप होगी जब सबको एक जैसा सामाजिक सम्मान मिले, जब एक जैसी पढ़ाई लिखाई हो। उस मेरिट की बात करते हैं सावरकर साहब, और जातिगत आरक्षण का सीधा विरोध यहां पर है जब वो कहते हैं कि सारी नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर होंगी। तो गोलवरकर जो इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे, सबसे लंबे समय तक रहे, आइडियोलॉग हैं इनके, उनका लिखा मैंने आपको बता दिया। विनायक दामोदर सावरकर जो हिंदुत्व का सिद्धांत देने वाले हैं, उनका लिखा मैंने बता दिया। ये हो गया इतिहास। अब आ जाते हैं वर्तमान में। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 20 जनवरी 2017। 20 जनवरी 2017 को अखबारों में एक खबर छपी, मनमोहन वैद्य जो हैं वो आरएसएस के एक बड़े विचारक हैं। वो कहते हैं, वो भी मैं शब्दशः पढ़ देता हूं, रिजर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया एज इट प्रमोट्स सेपरेटिज्म। वही बात जो गोलवरकर जी ने कही थी कि ये कहते हैं कि रिजर्वेशन की, आरक्षण की भारत में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेपरेटिज्म पैदा करता है, ये अलगाव पैदा करता है। जैसे आरक्षण आने से पहले ब्राह्मण और दलित एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, जैसे ये सच नहीं है कि गांव में दलितों के लिए अलग मोहल्ला होता था, दलितों के लिए अलग कुआं होता था, ब्राह्मणों के लिए अलग होता था, ठाकुरों के लिए अलग होता था। जैसे यह सच नहीं है कि छुआछूत इसी देश में होता था, जैसे यह सच नहीं है कि ठाकुर का कुआं जैसी कहानी प्रेमचंद ने ऐसे ही नहीं लिख दी थी। यह सारी सच्चाई है, समाज में यह बंटवारा नहीं दिखाई देता। लेकिन मनमोहन वैद्य जो आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, वो 20 जून 2017 को आरक्षण की मुखालिफत करते हैं। और अब सीधे आ जाते हैं भागवत जी पे। 20 सितंबर 2015 मोहन भागवत जी का एक बयान छपता है, आरक्षण नीति में समीक्षा करने का समय आ गया है। यानी जो आरक्षण नीति अभी चल रही है, जिसमें जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, उसकी समीक्षा करने की बात 20 सितंबर 2015 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के लगभग साल भर बाद भागवत कर रहे थे। और इतना ही नहीं, 19 अगस्त 2019 को, अभी बिल्कुल हाल की बात है, 4 साल पहले, इन्होंने कहा था, मोहन भागवत जी ने कहा था बिहार चुनाव के पहले, डायलॉग ऑन रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड। आवश्यकता है कि रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर फिर से बातचीत हो, समीक्षा हो। इसको लेके बहुत बवाल मचा तो आगे पीछे किया गया, लेकिन इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि आरएसएस हमेशा से आरक्षण का समर्थक रहा है। यह बयान सही नहीं है। अब बात दूसरी, अमित मालवीय को आप जानते हैं, आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने एक ट्वीट डिलीट कर दिया। ये सारी जब बहस चल रही थी उसी बीच में एक ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन आजकल ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होता, लोग ट्वीट संभाल लेते हैं। इस ट्वीट को आप देखिए, वर्ष देखिए इसका, और इसकी भाषा देखिए। महिला आरक्षण का विरोध करते हुए कहा जा रहा है कि अब इस देश में हर तरह का आरक्षण खत्म होना चाहिए, और देखिए लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और इन सबको भूल जाइए, आप चले जाइए सोशल मीडिया पे, आप आराम से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहां जाना चाहते हैं जाइए, देखिए वो कौन से लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अगर 10 लोगों का सैंपल बनाइए जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो दिन रात आरक्षण के खिलाफ लिखते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो ट्वीट करते हैं, जो फेसबुक पे है, अब उनका अगर आप परिचय ढूंढिएगा तो मैं दावा कर रहा हूं उसमें से 99.999% लोग ऐसे होंगे जिनके यहां आपको वही सारी बातें दिखाई देंगी जो आरएसएस की विचारधारा की हैं। वो वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ
अनर्गल बातें लगातार कर रहे होंगे, हो सकता है वो मोदी जी का भी आपको सीधा समर्थन करते दिख जाए। और ऐसे तमाम सारी बातें, ये कोई छुपी हुई नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमेशा ये चीजें पैकेज में आती हैं, पैकेज डील है। जो आदमी आरक्षण का विरोधी होगा, आप देखिएगा 100 में से 90 मामला ऐसा आएगा कि वो सांप्रदायिक भी होगा। और जो आदमी सांप्रदायिक होगा, आरक्षण का विरोधी होगा, जातिवादी होगा, वो महिलाओं के प्रति भी हमेशा खराब व्यवहार करेगा। उसके अंदर महिलाओं के लिए खास तरह की नफरत होगी, जिसको मिसोजिनी कहते हैं। तो मिसोजिनी, जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये हमेशा एक पैकेज में आते हैं। अगर इनमें से कोई आपके अंदर है तो थोड़ी देर बैठ के आप सोचिएगा कि अगर आप किसी दलित के घर में पैदा हुए होते तो आपको कैसा लगता। सोचिएगा कि अगर आप अल्पसंख्यक होते इस देश में और लगातार आपका अपमान होता तो कैसा लगता। और यह भी सोचिएगा कि अगर आप महिला होते तो आप क्या वही बातें कर रहे होते, या ये बातें आपको कैसी लगती जो आप कर रहे हो। जब ऐसे सोचेंगे तभी इंसान की तरह सोच पाएंगे। खैर, आज के वीडियो में मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मोहन भागवत जी अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए चाहे कुछ भी कर रहे हो, सच्चाई यही है कि गोलवर्कर से लेके अभी तक, हेडगेवार को मैंने छोड़ दिया है, कभी डिटेल में बात करेंगे जाति पर वो कैसे बात करते थे, इससे बहुत अलग नहीं था। लेकिन गोलवर्कर से लेके मोहन भागवत तक और बीच में मनमोहन वैद्य जैसे तमाम लोग जातिगत आरक्षण का हमेशा विरोध करते रहे हैं। एक झूठ फैलाते रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन की बात की थी, और ये कहते रहे हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, पैसे रुपए के आधार पर, आर्थिक आधार पर होना चाहिए था। अब उन्हें ये झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये तो आप जानते ही हैं। मुझे उसका सच बताना था इतिहास के पन्नों से, सो मैंने किया। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है। आप वीडियोस को दोस्तों तक भेज सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट वगैरह करना, ये आप जानते हैं। ये सब मुझे नहीं बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि अपनी आंख और अपने कान खुले रखिए, थोड़ा इनका इतिहास पलटते रहिए, ताकि आप खुद इनका झूठ खटाखट पकड़ सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।